हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। तो कैसे हो बेटा आप सभी। सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बता दीजिए एक बार। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब एकदम फर्स्ट क्लास है, बढ़िया से चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम जोर शोर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो भी हमारे पास एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में, आज की क्लास में मैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में दूसरे क्वेश्चन से। अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से चीजों को पढ़ने का प्रयास करिए भाई साहब। क्वेश्चन कहता है स्क्वायर लूप ऑफ साइड और स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम। तो जो जो कहता है हम लोग सबसे पहले लिखते चलते हैं। ठीक है बेटा, कि एक लूप है, उस लूप का बच्चे जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोग बेटा किसमें कन्वर्ट करेंगे, अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे भैया मीटर में, तो कितना हो जाएगा 10/100, यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, ओके सर। आगे कह रहा है कि भाई 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि आर की वैल्यू बेटा कितना है 0.5 ओम। ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ सर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या पता है हमको, हमको पता है और क्या चीजें, और क्या चीजें हमको पता है सर, और चीजें हमको पता है। हाँ, आगे कह रहा है इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दिया बेटा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मेरे प्यारे लालो हम लोग एक बनाएंगे डायरेक्शन निकालने का तरीका। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले डायरेक्शन को ईस्ट कह दूं, इस डायरेक्शन को वेस्ट कह दूं, इसको नॉर्थ कह दूं, इसको साउथ कह दूं, और इस डायरेक्शन को आप जानते हो कैसे समझोगे। जैसे मान लो ये मान ले प्लेन है हमारा। ठीक है, इस डायरेक्शन आपकी तरफ ईस्ट है, मेरी तरफ क्या है वेस्ट है, इधर बच्चों नॉर्थ है, इधर बच्चों क्या है साउथ है। ठीक है, ऐसे फील करिएगा उसको। और क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में कहता है भाई साहब कि जो लूप है ना, लूप वो वर्टिकली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है। तो ईस्ट वेस्ट प्लेन क्या हुआ, यही प्लेन हुआ ना बेटा, यही। अगर मान लो इसको मैं ऐसे रखूं इस आ, अपने प्लेन को, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन यही है। ठीक है बेटा, ईस्ट वेस्ट प्लेन यही है। और इस ईस्ट वेस्ट पर प्लेन के वर्टिकल रखा हुआ, मतलब ऐसे रखा हुआ है हमारा लूप। हमारा लूप बेटा इसमें ऐसे रखा हुआ है। क्या इतनी बात समझ गए। यानी इससे हमको पता लग गया कि इस लूप का जो एरिया वेक्टर है वो मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट डायरेक्शन में है। कुल मामला यहीं पे है कि इस लूप का जो एरिया वेक्टर है वो बच्चे किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में है। हाँ सर, चलिए। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं क्या, कि एरिया वेक्टर इज इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ओके सर, आगे पढ़ते हैं भाई साहब। आगे कहता है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.10 टेस्ला, और उसका कह रहा है भाई नॉर्थ ईस्ट कौन होगा, भाई साहब यही होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे ही हमने फिगर बनाया तो आपको पता लग गया भाई हमको एंगल तो ये वाला चाहिए, और किसी भी दो डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो बच्चे होता है 90 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 45। तो यहां से हमको थीटा की वैल्यू पता चल गई बच्चों, कितना 45। इतनी बात क्लियर है कि हमको बच्चे थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों पता लग गई भाई साहब
45 डिग्री। अब जैसे ही थीटा की वैल्यू पता लग गई, हमारा काम मेरे प्यारे बच्चों बड़े आसानी से हो जाना है। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट करते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो इन 0.70 सेकेंड एट स्टडी रेट। ठीक है भाई साहब, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं B1 कह दूंगा, और मान लो जो B2 है वो 0 हो गया, इसमें कहा और जो टाइम लिया है बेटा उसमें कहा कि डेल्टा टी जो लगा है 0.70 सेकेंड लगा हुआ है, 0.70 सेकेंड लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे प्रोसेस में। अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसको मैं रख देता हूं। ठीक है, चलिए, तो ये सारा डेटा गिवन है, और जो डायरेक्शन का लोचा था वो बच्चे इस तरीके से दिया था, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। अब क्या करना है, तो क्वेश्चन बताएगा आप क्या करना है। क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि ई की वैल्यू और आई की वैल्यू हमको चाहिए, इंड्यूस करंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये सारा डेटा हमको गिवन है, इसी डेटा से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की कहानी मेरे प्यारे बच्चों लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देख, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B1 है, एंगल बच्चे इतना है, तो मेरे प्यारे बच्चों फ्लक्स कितना पास करेगा उस कॉइल से, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे फ्लक्स φ1 मान लो। ठीक है, फ्लक्स φ1 कितना हो जाएगा बेटा, हमारे पास हो जाएगा सर B1A कॉस का 45 डिग्री, कितना ही होगा, B1 की वैल्यू 0.10 है, तो 0.1 ही होगा। ठीक है, ए की वैल्यू बेटा देख, ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यानी एल है 0.1, तो एरिया किसी लूप का क्या होगा, स्क्वायर है, तो भाई ए स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर, तो एल इंटू एल यानी कि इसको भी लिख देता हूं 0.1 इंटू 0.1। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चा हमारा cos 45, तो cos 45 इज 1/√2, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे φ1 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसको 10⁻³ लिख दो क्या, 0.1 को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई √2। इतनी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आती है, और बेटा ये हो जाएगा हमारे पास वेबर। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास वेबर। ठीक है सर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे प्यारे लालों, जब ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज होकर के 0 हो जाता है, तो उस टाइम पर बच्चों जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो भाई साहब 0 हो जाएगा, क्योंकि फील्ड ही 0 है। तो सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि φ2 क्या हो गया, 0 हो गया। φ2 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। अब हम लोग निकालते हैं भाई साहब इसको, भाई साहब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा मेरे प्यारे लाल, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मान लो हम लोग निकालते हैं इसको बच्चे केवल और केवल मैग्नीट्यूड से, तो ऐसे हो जाएगा डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी और इसका मॉड। ऐसे भी आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वैसे टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही हम लोग लेते हैं, तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा फाइव डी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज डिवाइड बाई टाइम इंटरवल का। क्लियर है, ओके सर। तो मेरे प्यारे बच्चों मतलब जो भी वैल्यू आएगी आप लिखोगे तो ऐसे φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाई डेल्टा टी और इसका मॉड। φ2 बच्चे ऑलरेडी 0 है, φ1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, जो भी वैल्यू है। ठीक है बेटा, इसको हम रख लेंगे, मान लो यहाँ पे माइनस φ1 लिख देता हूँ और बाई डेल्टा टी आ जाता है। ठीक है, तो बेटा यानी कि हमारे पास जो वैल्यू होगी ई इंड्यूस्ड की वो क्या आ जाएगी, φ1 बाई डेल्टा टी के। तो φ1 की वैल्यू डाल दो, φ1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई √2 और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 0.07 सेकेंड, 0.07 सेकेंड, यही तो है। तो मेरे प्यारे लालो इसकी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0.07 सेकेंड। ठीक है, तो अब बच्चों यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमको मिल जाएगी।
इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब आपका काम है कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है, कि 1/√2, ये जो हमारे पास है 0.7, इस टोटल की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 1 मिली वोल्ट, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ और वोल्ट आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आती है। अब जैसे ही हमको ये मिलता है तो भाई साहब हम करंट भी निकाल सकते हैं। करंट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लालो? करंट हो जाएगा भाई साहब ई इंड्यूस्ड डिवाइड बाई आर के। ई इंड्यूस्ड है 1 मिली वोल्ट, आर की वैल्यू हमको गिवन थी, कितना गिवन थी बेटा? आर की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे 0.5 ओम। तो 0.5 यहाँ पे बच्चों रख लिया, लेकिन ये ओम में है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे 10⁻³ अब ये वोल्ट हो गया और ये अब ओम है, तो ये कूद करके ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी कि बेटा ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है? करंट की वैल्यू। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पहला वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैंने इसका दोनों वर्जन लिख रखा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी ना हो कि नहीं जी केवल और केवल ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है या केवल और केवल हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, दोनों के लिए है, ठीक है। इतनी बात तो सबको समझ में बड़े आराम से आ रही होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें मेरे प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया है, मस्त तरीके से चल रहा है और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों अगर हम चलते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं, चलो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों कहता है हमारे साथ कि भाई साहब अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 tons and resistance, this is placed with its plane perpendicular to horizontal component of earth's magnetic field। ठीक है बेटा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के मेरे प्यारे बच्चों क्या रखा है? परपेंडिकुलर रखा है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है बच्चों? साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसके परपेंडिकुलर, तो अगर मान ले ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया गया, यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा किस डायरेक्शन में होगा? उसके फील्ड के ही डायरेक्शन में है। तो ये क्वेश्चन में कह दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई साहब ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, तो उसकी रेडियस गिवन है हमको कितना? कितना भाई साहब? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। हाँ जी। और नंबर ऑफ टर्न्स है 500, तो एन की वैल्यू है बच्चों 500। 500 इसके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। एंड अरे यार, हाँ हाँ ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमको पता लग गई कि भाई साहब 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमको पता लग गई कि भाई साहब 0 डिग्री है। It is rotated about its vertical diameter through, it is rotated about its vertical diameter। जैसे मान लो अगर कोई क्वाइल है, ठीक है बेटा, कोई क्वाइल है, मान लो क्वाइल कैसे समझाऊं, किसी सर्कल पे समझा देते हैं, ठीक है। चलो इस प्लेट से समझो तुम लोग, प्लेट से ही समझाता हूँ, ठीक है बच्चा। प्लेट हमारे पास है चलो। तो इसका जो वर्टिकल डायमीटर है बच्चों कौन सा है? ये वाला डायमीटर होगा। तो इसी के अबाउट बच्चे क्या किया जा रहा है? इसको ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं बच्चों? रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। और कितना रोटेशन कह रहा है बच्चों? 180 डिग्री। कितना कह रहा है बेटा? 180 डिग्री हमसे कह रहा है। तो जब बेटा इसको देख, ध्यान से देखना, ध्यान से, कि जब मान ले हमारे पास एरिया वेक्टर इसका ऐसा था, पहले 0 डिग्री था,
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों जब इसको 180 डिग्री रोटेट करवा दोगे, 180 डिग्री क्या कर दोगे, रोटेट करवा दोगे, तो बच्चे फिर से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, वो भी 180 हो जाएगा, पूरा रोटेट हो जा रहा भाई साहब। पहले ऐसा था, अब बच्चे रोटेट होकर के बच्चों ऐसे हो गया है, पूरा 180 क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे θ1 और θ2 लिख देता हूँ। दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2 विच इज 180 डिग्री, 180 डिग्री, ओके। इन 0.25 सेकेंड, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू बच्चे गिवन है हमारे पास 0.25 सेकेंड, ठीक है सर, ओके 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 मेरे प्यारे बच्चों, ओके। आगे कह रहा है एस्टिमेट दी magnitude of EMF and current induced in the coil, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ चाहिए और करंट चाहिए। फिर आगे कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इतना है। बच्चे मैग्नीट्यूड उसको दे दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसका मैग्नीट्यूड हमको दे दिया मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि भाई हमको जरूरत है, बिना मैग्नेटिक फील्ड के कैसे काम चलेगा। तो 3 इंटू 10⁵ टेस्ला, 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। अब बच्चे हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट निकालनी है, यानी कि ई इंड्यूस्ड क्या होगा एंड व्हाट इज आई इंड्यूस्ड, ठीक है, किया जाए भाई साहब। ये सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों के लिए दे रखी है। चलिए, तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे भाई साहब कि जब 0 डिग्री एंगल था तो फ्लक्स कितना था। फिर जब हम लोग देखेंगे कि जब 180 डिग्री एंगल हो गया तब फ्लक्स कितना, यानी कि φ1 और φ2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बेटा फॉर्मूला तो हमारे पास वही सिंपल सा है। तो चलो सबसे पहली चीज हम लोग निकालेंगे डेल्टा फाई, ठीक है। और डेल्टा फाई में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं भाई साहब कि फ्लक्स 1 क्या है, मतलब φ1 क्या है। φ1 है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, which is b की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻5। एरिया की वैल्यू बेटा क्या होगा, देखो एरिया हमारे पास 0.1 हमारे पास है, तो बेटा हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं एरिया यहीं पे निकाल दूं आपके लिए, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज पाई इंटू आर की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर, तो सीधा सीधा इसको 10⁻⁻2 लिख देता हूं। कोई दिक्कत परेशानी किसी को होगी क्या, नहीं होनी चाहिए। तो ये एरिया है पाई इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। चलो, तो एरिया इज पाई इंटू 10⁻⁻2 एंड कॉस क्या हो गया, 0 डिग्री, कॉस हो गया बेटा 0 डिग्री। तो φ1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया बच्चा कितना 3 पाई, ओके सर 3 पाई एंड कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 और दिस इज 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है भाई साहब कि φ1 की वैल्यू ये हो गई 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 और यूनिट इज वेबर, ठीक है। चलो φ2 निकाल लेते हैं भाई साहब। φ2 इज b2, चाहे b1 ही रहने दो, क्या ही मतलब वही है, बी वही है, ए भी वही है, क्या बदल गया, थीटा बदल गया। तो भाई साहब ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एरिया हो गया पाई इंटू 10⁻, कितना था, -2 था, ओहो ओहो, तो दिस इज पाई इंटू 10⁻⁻2 एंड कॉस 180 यानी कि -1। तो इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे हो गई माइनस का 3 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई, जल्दी बता दो, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? हाँ सर। अब बच्चों हमको निकालना है डेल्टा फाई, ठीक है। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज φ2 माइनस φ1, φ2 is what, φ2 is this,
5 1 इज दिस। अब जैसे ये वैल्यू दिखती है ना कि 1 प्लस दिखती है, 1 माइनस दिखती है, तो तुरंत बच्चों का दिमाग चमकता, कहते हैं 0 0। अरे भैया घटाओ तो, 5 2 माइनस 5 1, तो -3 पाई इंटू 10⁻⁻7, माइनस का 3 पाई इंटू 10⁻⁻7, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 6 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास हो गया वेबर। क्या इतनी बात क्लियर है? तो डेल्टा फाई हमको मिल चुका है। अब बच्चे हमको क्या करना है, फाइनली फाइनली हमको कैलकुलेट करना भाई साहब, ई इंड्यूस्ड क्या होगा। तो चलिए, ई इंड्यूस निकालने के लिए सभी लोग तैयार। तो मेरे प्यारे बच्चों, ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एन। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो ये जो हमारे पास माइनस साइन आया, हमसे उसका कोई लेना नहीं, क्योंकि हम लोग मॉड की बात करेंगे। चलो यहाँ मॉड लगा ही लो भाई साहब, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंड्यूस, एन की वैल्यू कितनी थी 500, देख लो एन की वैल्यू कितना बेटा 500 है। डेल्टा फाई हमारे पास आ चुका कितना, 6 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो 6 पाई 10⁻⁻7। और डेल्टा टी हमारे पास क्या है, डेल्टा टी इज 0.25, तो ये हो गया 0.25। ठीक है, सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों के सामने आ चुकी है। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है बेटा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है बेटा। तो आप इसमें सारी वैल्यू पुट कर लीजिए और ई इंड्यूस्ड हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये 0.25 का मतलब 1/4 होता है, 4 ऊपर कूद के जाएगा, और ये 506 और पाई और ये 4 का सारा का मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो आ जाएगी 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब इतना कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन मैं आपके हवाले कर रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है सर, नहीं है सर। अब जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू निकला, तुरंत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आई इंड्यूस्ड की बात कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा ई इंड्यूस्ड बाई आर के। ई इंड्यूस्ड हो जाएगा 3.8 इंटू 10⁻³ एंड आर इज व्हाट, आर की वैल्यू क्या गिवन है, सॉरी, आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, आर क्या है, आर दिया था ना, हाँ 2 ओम, ये रहा 2 ओम। तो बेटा जी हमारे पास 2 ओम आर की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर लेंगे, कट्टी पिट्टी कर लेंगे भाई सब, कितना आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻³ ओम, या आप इसको मिली ओम कह सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अरे अरे यार, ओम क्यों कह रहा हूँ, मिली एम्पियर, ठीक है, ओम क्यों कह रहा हूँ, एम्पियर। हो। चलिए, ये हो गया एम्पियर, ये हो गया एम्पियर। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है, बता दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बता दीजिए मेरे प्यारे लालों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों काफी आसान है, आपको दिख रहा है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चे हमारे पास है एग्जाम्पल 6.4, 6.4, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास लेंज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेंज लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिससे पैदा हुआ है उसी का विरोध करेगा, ठीक है, जिससे पैदा हुआ है उसी का विरोध करता है, ठीक है। चलिए, ओके बेटा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन कहता है फिगर 6.7, यही बेटा 6.7 है हमारा। प्लेनर लूप ऑफ डिफरेंट शेप्स moving out or into region of a magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader, ठीक है, ओके सर।
मतलब हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों इनटू द पेज है, इनटू द पेज है, अंदर की ओर है, ठीक है, हमसे दूर है भाई। डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंज लॉ। चलो पहला फिगर की बात करते हैं, दिस इज फिगर नंबर 1, ठीक है। जब इस लूप को बेटा उसके अंदर आप ले जा रहे हो, जब उसके अंदर ले जा, तो हो क्या रहा है, फिगर नंबर 1 को ध्यान से देखो, ये फिगर नंबर 1, इसको जब हम अंदर ले जा रहे हैं तो इससे गुजरने वाला जो बच्चे फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की ओर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है लगातार बढ़ रही है, इस लूप से होकर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर लगातार इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम उसको फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, ये रीजन है। और लेंज भैया क्या कहते हैं, लेंज चचा कहते हैं भाई साहब जो हो रहा है उसी का क्या करना है, विरोध करना है। चलो विरोध करते हैं भाई साहब। तो बेटा जो इसमें करंट आएगी ना, जो इसमें करंट आएगी वो करंट क्या चाहेगी, वो करंट चाहेगी कि भाई साहब ये अंदर ना जाए, ये अंदर ना जाए। तो ये अपना फील्ड जनरेट करेगा, और किस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में कि भाई साहब ये जो अंदर की ओर इससे होकर गुजरने वाला जो फील्ड है वो बढ़ रहा है, वो क्या हो बच्चे, घटे। तो यानी कि इस लूप में जो लूप का जो करंट है वो बच्चों अंदर की ओर, अंदर की ओर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करती है। तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर बनाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप घुमाओगे, करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगी, ठीक बात है। तो यानी कि हमारे पास डायरेक्शन जैसे भी आप बोल दें, अगर मान लो सी से आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे सी डी ए बी, सी डी ए बी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। पहले फिगर की बात है, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है सी से डी, डी से ए से बी, ठीक है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास कहानी होगी, कहानी होगी, कहानी होगी। जल्दी बता दो, बोलो सी डी ए बी, सी डी ए बी, ठीक है। कोई मान लो डी से स्टार्ट करेगा, डी ए बी सी, कोई ए से स्टार्ट करेगा, ए बी सी डी, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जैसे भी हमने डायरेक्शन दिखा दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कितनी बात क्लियर है। चलो दूसरे वाले फिगर के पास आते हैं। ये जो नन्हा मुन्ना सा हमारा ट्रेंगल दिख रहा है वो बच्चे बाहर जा रहा है लूप, ठीक है। इसका मतलब है इस लूप से होकर अंदर की ओर जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब इसको बाहर करोगे वो घटेगा, वो क्या होगा, घटेगा। तो इसके अंदर, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट होगी कि अंदर की ओर घटने वाली मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होगा। तो वो क्या करेगा, वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अंदर की ओर कैसे होगा सर, अंदर की ओर होगा कि जब हमारे पास मैग्नेटिक इसका जो डायरेक्शन हो वो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हो जाए, ठीक है। जब ऐसा होगा तो मेरे प्यारे बच्चा लोगों क्या हो जाएगा, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मेरे प्यारे बच्चों अंदर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बता दो। तो इसका डायरेक्शन कैसे है, ये हमारे पास इसका फिगर है। इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या है, करंट का डायरेक्शन हमारे पास है ए सी बी, ए सी बी। देख लो ध्यान से, ध्यान से, ए सी बी, ए सी बी, बोलो। बोलो बेटा, ए सी बी, ए पूरा लूप क्लोज करोगे तो भाई फिर से लिख लोगे यहाँ पे ए, ठीक है। अगर मान लो बी से चलते हो तो बी ए सी बी, बी ए सी बी, ठीक है। यहां भी हम लोग जहां चल रहे हैं वही लिख लेते हैं। सी से चले थे ना भाई, सी डी ए सी, मान लो पूरा क्लोज बनाते हैं तो हम लोग पूरा चारों लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए
अब तीसरा देखो, तीसरा, यही बच्चों बाहर खींचा जा रहा है, इसको भी बच्चों कैसे कर रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं। तो यानी कि फिर से इस लूप से भी अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, क्या हो रही है बच्चों, घट रही है। तो जो इसमें करंट आएगा वो क्या चाहेगा कि अंदर की ओर घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करना है। तो यानी कि अगर बाहर निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा करंट जनरेट करेगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। यानी कि इस लूप में करंट ऐसे फ्लो करवाओ कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज आए। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से कैसे करोगे, फिर से वही भाई साहब, ऐसे 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 ऐसे। यानी कि अगर मान लो ए से स्टार्ट करते हो इसका, तो ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, बोलो ए बी सी डी ए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जहां से आप स्टार्ट करना चाहे, मान लो कोई डी से स्टार्ट करता है तो डी ए बी सी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये इसका हिंदी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चा 5, एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5, चलिए भाई साहब। कहता है अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स्ड। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। कह रहा अ क्लोज लूप है, उसको स्टेशनरी रख दिया गया इन मैग्नेटिक फील्ड किसके, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। भाई साहब नहीं, भाई साहब अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है, अगर आपको ऐसी गलत फहमी है, क्या गलत फहमी है सर, अगर हमको गलत फहमी है कि मान लो यहाँ पे हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दिया और मेरे प्यारे लालो यहाँ पे हमने एक लूप बना दिया, ये लूप ऐसा नहीं बनेगा क्या भाई साहब, ओ भाई साहब, यार इस लूप को मैं इस प्लेन में कैसे बनाऊंगा, घुमाना चाहता हूं मैं इसको। हम्म, मुझे क्या करना है, क्लिप, हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, समझो आप। अच्छा चलो मैं हाथ से मार देता हूँ, हटाओ यार इसको, कैसे हटेगा भाई ये। हट जा भाई साहब, तू हमारे काम की चीज नहीं है, मान लो, अरे भाई साहब क्या बना रहे हो सर। चलिए, एक सेकेंड बस बेटा, बहुत सुंदर सा बना दूंगा, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेने का। जैसे मान ले बेटा ये हमारे पास एक लूप है, ऐसा, ठीक है। इस लूप को हमने इस परमानेंट मैग्नेट, मान लो ये एन पोल है एस पोल है जो भी है, एस पोल एन पोल मतलब कैसा भी बना लो आप, ठीक है। इसमें रखा गया है, ठीक है, बस रख दिया गया, स्टेशनरी, सब मामला जो है स्टेशनरी है, कुछ छेड़छाड़ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, नहीं भाई। जब रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट्स एंड क्वाइल होता है, या आप कह लो कि इस क्वाइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। अब उसके चेंज के तरीके क्या क्या थे कि भाई साहब हमने सीखा था कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा। तो आप या क्या काम करो कि भाई किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, उस क्वाइल से होकर के पास करने वाला, या उसका एरिया चेंज कर दो, या मेरे प्यारे बच्चों एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, मतलब रोटेट करवा करके, घुमा करके।
जब तक ये काम नहीं करोगे, यानी कि उस कॉइल से गुजरने वाला जब फ्लक्स मेरे प्यारे बच्चों चेंज नहीं होगा, तो बेटा जी इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगी। ना तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और ना ही बेटा यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलेगी। ठीक है, हमेशा जब फ्लक्स में चेंज होगा, और कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, जब फ्लक्स फ्लक्स कहते हैं तो बच्चों को ये परेशानी हो जाती है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी बात हो सकती है क्या? तो नहीं, यहाँ पे केवल और केवल मेरे प्यारे लालों किसकी बात हो रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर होगा हमारे पास नो। ठीक है, तो आंसर इज नो भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला है इसका, इसका काम तमाम है। ठीक है, नो। बात समझ में आई? अरे बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, अ क्लोज्ड लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर। देखो पागल बनाया जा रहा है। अभी मैंने वो लाइन बोली थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब जिसको वो याद होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। क्वेश्चन कह रहा है a closed loop move normal to the constant electric field between the plates of large capacitor is current induced in the loop when it is wholly inside region between the capacitor plates. When it is partially inside plates of the capacitor, the electric field is normal to the plane of the loop. भैया साहब, ये पूरा जो बी ऑप्शन लिखा गया है पूरा बकवास है, पूरा बकवास है। पढ़ लिया हमने, ठीक है, आत्मा को संतुष्टि मिल गई, लेकिन हमको क्या बनाया जा रहा है? उल्लू, पागल बनाया जा रहा है भाई साहब। हमने अभी आपसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी लूप से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे कैसे बदल सकते हैं? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, अगर हम एरिया को चेंज कर दें, अगर हम लोग एरिया बिटवीन, सॉरी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर को चेंज कर दें, ये 3 तरीका था। यानी कि कुल मिला के फ्लक्स चेंज होना चाहिए। बेटा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आंसर होगा नो भाई साहब। दोनों तरीका है, चाहे आप उस लूप को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पूरा तरीके से रखो या आधा रखो, जो मन करे वो करो, अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ, जो मन करे वो करो, हमसे मतलब नहीं है। हमसे मतलब मेरे प्यारे बच्चों नहीं है भाई साहब। ठीक है, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन बोथ केसेस। ठीक है, किसी में भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगी। बात समझ में आ रही? ओके ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कह रहा है the rectangular loop and a current loop as moving out of a uniform magnetic field region. फिगर 6.8 अभी दिखा देता हूं। 6.8 हमारे पास कहाँ है भाई साहब? अरे भाई, अरे भैया ये है 6.8 है। ठीक है, ये दो फिगर हैं, इनका रेफरेंस लेकर के हमारे पास सी ऑप्शन कह रहा है। बात समझिएगा। ठीक है, आ जाओ। टू अ फील्ड फ्री रीजन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो लूप हैं, एक बच्चों रेक्टेंगुलर लूप है और एक बच्चों सर्कुलर लूप है। एक बेटा क्या है? सर्कुलर लूप है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब अगर क्या किया जाए, इन दोनों लूप को बच्चे बाहर कर दिया जाए फील्ड फ्री रीजन से, मतलब धीरे धीरे उसकी तरफ ले जा रहे हैं। पहले फील्ड थी, फील्ड से बाहर ले जा रहे हैं, फिगर अभी हमने दिखाया था। तो कह रहा है इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग पासिस आउट ऑफ द फील्ड रीजन, द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप। ये सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों इसने कह दी भाई साहब सी वाले में, भाई साहब सी वाले में। आ जाओ, अब सारा मामला क्वेश्चन का है, मतलब फिगर का है। ऊपर वाला फिगर जो है ये वाला और ये वाला, ठीक है, और हमसे मतलब नहीं है किसी फिगर से। ठीक है, तो इसको मैं एग्जाम्पल से आपको सॉरी, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझा सकता हूं। कैसे? जैसे मान ले बेटा ये हमारे पास लूप है, ठीक है, ये लूप है।
और अगर इस लूप को इस फील्ड से ऐसे बाहर किया जाए, ये रेक्टेंगुलर लूप है, दिस इज रेक्टेंगुलर लूप। अगर इस रेक्टेंगुलर लूप को बेटा इस फील्ड से बाहर करो, एक मैं फिगर बनाता हूं, ठीक है, एक मैं फिगर बनाता हूं। हाँ, ये हमारे पास, सॉरी 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 भैया सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इसी को बना लेते हैं भाई साहब, ठीक है। ये हमारे पास अंदर की तरफ मेरे प्यारे बच्चों क्या है, फील्ड है, ठीक है। और उधर मैंने कुछ नहीं बना रखा, बस इतना ही हमारे पास फील्ड है, मान लो यही स्पेस ही हमारे पास, ठीक है, समझ गए, समझ गए भैया। हाँ सर, समझ गए सर। चलो आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपने एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब देख, जैसे मान ले बेटा ये है, ठीक है, इसके एकदम इधर ले जाता हूं, इधर मान लो बेटा, जब इसको आप ऐसे मूव करवा रहे हो ना, इसको जब बेटा मूव करवा रहे हो तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मान लो मेरे प्यारे बच्चे, फील्ड को मान लो मैं यहीं तक रखता हूं, यहीं तक अपने पास तक, ठीक है। अब अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा, एक सेकेंड, आ जाइए, कि भाई साहब ये है, ठीक है बेटा, देख ध्यान से देखना, ध्यान से, इसको मेरे प्यारे बच्चों में बाहर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, समझ रहे हो, बाहर जा रहा है, ऐसे ऐसे बाहर जा रहा है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसका ये एरिया है ना, इसका जो एरिया है, अगर मैं इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाऊंगा तो सेम सेम एरिया मेरे प्यारे बच्चों उससे बाहर जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो एरिया का रेट है dA/dt, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से बाहर जा रहा है। क्या इतनी बात समझ गए? ओके सर, ओके सर। अगर मान ले बेटा ये मैं सर्कुलर लूप लेके जा रहा हूं बाहर, ठीक है, सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप हमारे पास है, इसको मैंने बाहर लेके गया, तो बच्चे पहले तो थोड़ा सा एरिया आएगा, उसके बाद बच्चे और अधिक एरिया बाहर जाएगा, उसके बाद और अधिक, मतलब जो एरिया के बच्चों dA/dt है ना, इसका बच्चे dA/dt है, इस केस में, इस केस में, किस केस में सर, मान लो, मान लो मेरे प्यारे लालो कि हमने एक सर्कुलर लूप यहां बनाया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, जब मैं इसको बाहर ले गया तो मेरे प्यारे बच्चों बाहर ले जाते ही हमारे पास इतना एरिया बाहर आया, ठीक है, ओके सर, इतना एरिया, ये वाला जो एरिया है बाहर आया। और अगर इसको बाहर ले जाओगे, और इसको अगर बाहर ले जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों अब इतना पूरा एरिया आया था, तो पहले बेटा मान ले इतना ही एरिया आया था, अब बच्चे ये पूरा एरिया बाहर आ गया, तो यानी कि एरिया हमेशा बच्चों घट मतलब बढ़ रहा है। फिर जैसे जैसे ये खत्म होने को होगा तो फिर से छोटा छोटा एरिया बच्चे क्या होगा, बाहर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि dA/dt यहाँ पे बच्चों फिक्स नहीं है, यहाँ पे एरिया का जो रेट है बाहर निकलने का वो फिक्स नहीं है। तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं हो सकता, इस केस में मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है, सिंपल सी बात यही, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई है। अरे बोलोगे, अरे मेरे प्यारे लाल ध्यान से देख भाई साहब, अगर अगर बेटा, अगर मला बता दो कि मेरे प्यारे बच्चे, जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे और क्या लिखेंगे, d∅/dt, और ये हमारे पास फाई की वैल्यू है ba cos थीटा। अच्छा, cos थीटा तो हमेशा सेम है ना, 0 डिग्री का एंगल, यानी कि जो लूप है और मैग्नेटिक फील्ड है उसका एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर मान लो cos 0 मान लिए तो cos को हटा दो आप, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, b/a बचा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गई, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, B बाहर आ गया और dA/dt बच्चे अंदर रह गया। अब बच्चों जिसका एरिया का रेट मेरे प्यारे बच्चों अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा, और जिसका एरिया का रेट सेम नहीं रहा उसका ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये बात है, समझ गए? अरे बोलो भाई साहब, अब तो समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। अब इसी का जो डी फिगर है उसकी बात कर रहे हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे लेंज लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, लेंज लॉ। तो कह रहा है प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ अ कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय। ये बच्चों बीच में एक कैपेसिटर है
और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो मैग्नेट्स रखे गए हैं और ये एरो बता रही है कि भाई इनको ऐसे मूव करवाया जा रहा है, मोशन में है ये। तो अगर ये मोशन में होंगे, ध्यान से देख बेटा, ये एस पोल है, यानी कि इधर एस पोल अगर आ रहा है तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। अरे बोलो ना, मैग्नेटिक फील्ड एस पोल में अंदर जाता है। ये इसका एन पोल है, यानी एन पोल पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि भाई साहब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस डायरेक्शन में है। अरे भाई साहब क्या बन गया, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा वो किस डायरेक्शन में है मेरे प्यारे लाल, वो है सर इस डायरेक्शन में। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे नीचे बना दिया मैंने कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ओके सर, ठीक है, बढ़िया है सर। तो बेटा इस लूप में जो करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट होगी, क्योंकि भाई लूप जो मैग्नेट्स हैं वो तो आ रहे हैं, तो भाई इससे फ्लक्स लगातार चेंजेज होगा, है ना। हमको बच्चे इस कैपेसिटर की पोलैरिटी बतानी है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, किस पे प्लस चार्ज इकट्ठे होंगे किस पे माइनस चार्ज इकट्ठे होंगे, ये हमको बताना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं भाई साहब। तो यानी कि बेटा इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से होकर के लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो इस लूप से मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, करंट का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो यानी कि मेरे प्यारे लाल कहेंगे भाई साहब कि जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे होनी चाहिए, ऐसे बाहर निकला और ऐसे अंदर आया। और जब ये करंट का डायरेक्शन है तो मैं कहूंगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट होगा। अरे बोलो, पोलैरिटी अब देखने जा रहे हैं, पोलैरिटी अब हम लोग देखने जा रहे हैं, बोलो मेरे प्यारे लालो, ठीक है। ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है। अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बातें समझ में आई। तो हमको पता है ना भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। करंट का डायरेक्शन के मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट होता है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मेरे प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे फ्लो होंगे, मतलब यहां से निकलेंगे और यहाँ पे आकर के इकट्ठा होंगे। तो जहां से निकलेंगे वहां पे प्लस, जहां से बच्चों आकर के इकट्ठा होंगे वहां पे माइनस हो जाएगा, यही तो होगा। अरे बोलो, यानी कि ए वाला प्लस हो जाएगा, बी वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। ए हमारे पास पॉजिटिव होगा और बी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे इस बात को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे लालो, आज की क्लास में हम लोग अपने छठे चैप्टर के 5, मतलब वैसे तो किया हमने 4 ही, क्योंकि पहला वाला जो क्वेश्चन था वो थ्योरेटिकल था, हमने उसको नहीं लिया, क्या ही है फालतू का लिखने वाला काम करना है, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल्स को हमने अच्छे से आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे इस चारों क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। और बड़े बड़े मजेदार बच्चों क्वेश्चंस हैं और बड़ा मजेदार ये चैप्टर भी है, ठीक है। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और सॉल्व एग्जाम्पल को पहले सीख लेंगे। उसके बाद जो हम लोग क्लास लगाएंगे उसमें बच्चों इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों मैं यहीं तक रखूंगा, क्योंकि क्लास काफी बड़ी हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज बेटा इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।